अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाजरीन, आज सबसे बड़ी खबर यही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यकमुश्त इजाफा कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा, और यही वजह है कि अवाम जो है वो शदीद सदमे से दो चार नज़र आ रही है। इस वक्त हमें पेट्रोल की प्राइस तकरीबन 35 रुपये बढ़ा दी गई है, बल्कि इससे भी ज़ायद, और इसी तरह से जो बाकी मसनूआत हैं पेट्रोलियम की, उनमें भी इजाफा कर दिया गया है कीमतों में, जिसके बाद जाहिर है महंगाई का एक तूफ़ान आने को है। हर चीज़ की कीमत पर उसका असर हमें नज़र आएगा आने वाले दिनों में, और यही वजह है कि अवाम के ऊपर मज़ीद बोझ बढ़ने जा रहा है। बहुत से लोग इस बात का पहले से ही इंदिया दे रहे थे कि IMF को राज़ी करने के लिए जो ये शराइत हैं उसके साथ तयशुदा वो पूरी करनी पड़ेंगी। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये क्या जो ताख़ीर इसमें की गई है उसका हमें ज़्यादा खमियाजा भुगतना पड़ा है? आखिर इसकी सारी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है, और क्या जो जिम्मेदारान हैं वो कभी आकर इसको एडमिट करके अपने ओहदों से इस्तीफ़ा देंगे? इसका कोई हिसाब किताब होगा कभी, या हमारे मुल्क में ये रविश यूँ ही चलती रहेगी? तो जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें और महंगाई मईशत की सूरत हाल, उस पर बात होगी, और इसके साथ साथ फिर आगे चलकर इसके जो सियासी असरात हैं उसके हवाले से भी जायज़ा लेंगे कि क्या जो हमारी हुक्मरान अशराफिया है वो इस वक्त आपस के एक दूसरे को नीचा दिखाने और एक दूसरे पर स्कोर सेटल करने में जो लगी हुई है, इसके लिए क्या अवाम की ये मुश्किलात भी कोई प्रायोरिटी हैं या नहीं, और कब बनेंगी, और फिर अवाम इनको इसका मज़ा आखिर कब चखाएगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ, ख़ास तौर पर खुशामदीद कहती हूँ मैं औरिया मकबूल जान साहब को, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ आज ख़ास तौर पर प्रोग्राम में मौजूद है। औरिया मकबूल जान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। आज बात का आगाज़ मैं आप ही से करूँगी। सर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जिस अंदाज से बढ़ाई गई हैं एकदम, पिछले 2-3 दफ़ा उन्हें एक जगह पे मेंटेन रखकर बड़ा क्रेडिट लिया जा रहा था, और मरीम नवाज साहिबा ने भी इसहाक डार साहब को कहा कि वेल डन, बड़ा कोई ज़बरदस्त काम किया, और फिर उसके बाद एक साथ ही अवाम का कचूमर निकालने का जो ये सामने सिलसिला फैसला नज़र आया। तो सर, आप क्या समझते हैं प्रॉब्लम कहाँ पर है? ये इनका डिसीजन टेकिंग जो था उसमें मसला है, या फिर हम वाकई इतने मईशत के गर्दाब में फंसे हुए हैं कि ये कोई भी होता तो हमें यही करना पड़ता? देखिए, पहली बात यह है कि IMF आपसे बिल्कुल नहीं कहता कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाओ या किसी और तरह की अपना चीजों की मसनूआत की बिजली की कीमत बढ़ाओ। IMF कहता है कि तुमने इतने कर्जे लेने और ले चुके हो कि किस्त अदा करनी है, इसका जितना भी जहां से बनती है टैक्स उसको क्रैक करके इकट्ठा करो। अब मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि कराची का ये आपकी आवाज, माजरत के साथ आपकी आवाज का थोड़ा इशू आ रहा है, बात फिर मुझे सुनने में कुछ मजा नहीं आ रहा। मैं जरा आपसे दोबारा कनेक्ट करती हूँ मीनवाइल, ताकि आपके ऑडियो को फिक्स किया जा सके। मैं जरा इमरान साहब से इस पर जी मैं आपको दोबारा इस पर कॉन्टेक्ट कर लेती हूँ। मैं मीनवाइल इमरान साहब से जरा बात कर लेती हूँ इसी मौजू पे। इमरान साहब, ये जो पेट्रोल वाला इशू है, जो सवाल मैंने औरिया साहब से, लेकिन औरिया साहब ने जिसमें इब्तदाई बात की है, IMF ये तो फिक्स करता है ना कि इतने % लेवी आपने जो है वो पेट्रोल पे लगानी ही लगानी है, और एक मुआहदे के मुताबिक तो मेरा ख्याल है वो ये भी बात हो रही थी कि 83 रुपए लगाएंगे फी लीटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें, IMF जो है ना वो आपसे ये कहता है कि आप अपने टैक्सेशन के निज़ाम को किस तरह से बेहतर करते हैं। डार साहब जो है ना वो पहले तो IMF को आंखें दिखा रहे थे, लेकिन अब आंखें दिखाते दिखाते एकदम उन्हें अंदाज़ा हुआ कि नहीं, ये आंखों से काम नहीं चलाएगा, तो पैरी पे गए। उन्होंने कहा अल्लाह का वास्ता हमें माफ़ कर दे, हम आपकी हर शर्त मानने को तैयार हैं। 200 अरब डॉलर, माहिरीन ये कह रहे हैं कि 200 अरब डॉलर के टैक्सेस मजीद लगाए जा रहे हैं। जब वो टैक्सेस लगेंगे तो क्या होगा? आज PTI का क्या रिएक्शन आया? हमाद अजहर साहब ने क्या कहा? वो ये कहते हैं कि ये जनाब जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, ये आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें महंगे होने की वजह से नहीं किया गया। ये इसलिए आपने किया है कि IMF की शर्तें और आपकी मईशत की सूरत हाल इतनी ख़राब है, डॉलर इतना ऊपर चला गया है, पाकिस्तानी रुपया इतना नीचे आ गया है कि उसकी वजह से आपको ये कीमत फौरी तौर पे बढ़ाना पड़ी। और जो 4 महीने आप इस बात का क्रेडिट लेते रहे हैं कि हमने पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई, आज एकदम से आपने 4 महीने की वो कसर पूरी कर दी। 35 रुपये आपने इजाफा किया, 249 रुपये 80 पैसे फी लीटर पेट्रोल हो गया। भला होता आपका 20 पैसे और कर देते, 250 का फिगर तो पूरा कर लेंगे। वो है क्योंकि वो पैसे किसी ने वापस थोड़ी करने होते हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ, मामला इतना है कि ये
सिर्फ यहाँ बात नहीं रुकेगी। अब पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से बिजली के झटके भी लगेंगे, जाहिर है। अच्छा, फिर गैस भी आपको मजीद झटके देने के लिए तैयार है। और फिर जब पेट्रोल की कीमतें महंगी होती हैं तो दुनिया की हर चीज़ महंगी होती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है वो महंगी होगी। जब ट्रांसपोर्ट महंगी होगी तो आपकी हर चीज़ जो है उसका असर उसकी कीमत पे पड़ेगा। यानी अब वो तूफ़ान बदतमीज़ी, तूफ़ान महंगाई आने वाला है कि अल अमान अल हफीज़। अब बंदा क्या करे, इशराफिया की तो अपने मसाइल हल नहीं हो रहे, इनको तो ये नहीं समझ आ रही। कोई कहता है कि इलेक्शन नहीं होंगे, कोई कहता है फौरी इलेक्शन करा दो, ये कोई नहीं कहता कि आओ मिलकर बैठो और मुल्क की सूरत हाल बेहतर करो, गरीब की सूरत हाल बेहतर करो। लेकिन ये जनाब अब सूरत हाल काफ़ी हमें ख़राब ही नज़र आ रही है। मीनवाइल हमें AKD ढेडी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। अकील करीम ढेडी साहब मारूफ सनतकार हैं। ढेडी साहब फरमाइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया है और ताजिर पहले ही परेशान है, सनतकार पहले ही परेशान है क्योंकि कारखाने बंद हो रहे हैं ऑलरेडी। और ऐसे में अगर ये मजीद प्राइस बढ़ने जा रहे हैं तो आपको क्या नजर आ रहा है कि ये कारोबार का जो पहिया है ये क्या चल पाएगा आने वाले दिनों में? देखिए, मुश्किल टाइम जरूर है, लेकिन ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं ये हमने कमिटमेंट की हुई थी और वो कमिटमेंट हम ऑनर नहीं करते तो उससे ज्यादा नुकसान होता था हमें। तो सोचना ये है कि क्या हमें मुल्क को बचाना है, तो मुल्क बचाने के लिए आपने IMF से जो कमिटमेंट की थी ये बहुत जरूरी था कि आप उनकी बातों को ऑनर करें। अगर ना करने की सूरत में मुश्किलात ज्यादा बढ़ जाती है। अब मसला ये नहीं है, मसला ये है कि अगर आपकी इनकम नहीं है तो आप खर्च कैसे कर सकते हैं। हमारे मुल्क में तो आप देखें ना कि लोग जिस तरीके से खर्च कर रहे हैं, ये मतलब हमारा मुल्क तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। हमारे इंपोर्ट का बिल देखें, वो बिल अब पिछले दिनों जब इन्होंने डीजल की प्राइस बढ़ाई थी तो डीजल की खपत कम हुई थी। अब पेट्रोल महंगा हुआ है तो डेफिनेट इसमें डिमांड में कमी आ सकती है और हमें बहुत सारे और डिसीजन लेने पड़ेंगे। अभी तो ये स्टार्ट है। आप ये ना समझे कि पेट्रोल की कीमत बंद करके बढ़ाने के बाद हमारे मसाइल खत्म हो गए। अभी हमें और बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लेने की जरूरत है। अभी तो मिनी बजट भी आना है, उसमें नए टैक्सेस भी लगने हैं और ये सारा कुछ हम जो कर रहे हैं ये अगर न करेंगे तो ज्यादा नुकसान होगा। अच्छा, करने की सूरत। अकील भाई आपकी गहरी नजर होती है स्टॉक एक्सचेंज पे। स्टॉक एक्सचेंज की जो सूरत हाल है और माशी जो सूरत हाल है, आप क्या समझते हैं इसका बराह रास्त असर अब स्टॉक एक्सचेंज पे कितना पड़ेगा? देखिए, इम्पैक्ट तो हर चीज पे आता है, लेकिन बहुत सारी कंपनी, मार्केटिंग वगैरह कंपनी है, ऑयल कंपनी है, उन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आएगा क्योंकि गवर्नमेंट अगर कलेक्शन नहीं करती है और सब्सिडी देती है और $20 की गैस मंगवा के $8 की बेचती है तो गवर्नमेंट के इस डिसीजन से हमारी इक्विटी मार्केट पे तो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। अब ये होगा कि गवर्नमेंट को कम से कम सब्सिडी अभी भी वो दे रहे हैं लेकिन उनको कम देनी पड़ेगी, कम से कम इनके सर्कुलर डेट में कमी आएगी। तो ये सारी चीजें हमें खुद को करनी चाहिए। हमने तो ये IMF की डिमांड पे किया है, लेकिन हमें तो ये डिसीजन अपना खुद लेना चाहिए क्योंकि आपके घर की अगर इनकम लाख रुपए है और अगर आप 4 लाख रुपए खर्च करेंगे तो आपके घर का हाल क्या होना है, बुरा हाल होना है। हमने तो पाकिस्तान को मार मार के पता नहीं किस लेवल पे ले गए। अब अगर हम बात करते हैं अपनी कि हम लोगों को नुकसान होगा तो हमने लाखों अरबों रुपए कमाए भी है, नुकसान डेफिनेट नहीं होगा लेकिन टफ टाइम है। ढेडी साहब, ये तो लोग कहते हैं ना कि सन्नतकार ताजिर को तो इसलिए इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि भाई जो उसकी कॉस्ट बढ़ती है चीजों की वो आगे ट्रांसफर कर देता है कंज्यूमर पर, तो उसको क्या लगे कि भाई पेट्रोल बढ़ रहा है। आपकी बात सही है, कंज्यूमर इफेक्ट होगा, गरीब आदमी पे इफेक्ट आएगा, लेकिन ये सारे इंडस्ट्रीज को चाहिए कि जिन जिन लोगों की रोजगार है उनको संभाले क्योंकि अच्छे टाइम हमने बहुत देखे हैं तो मुश्किल टाइम में हमें अपने आदमियों के साथ भी खड़ा रहना है और उस महंगाई का उनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। हमें उनकी सैलरीज बढ़ानी चाहिए। गवर्नमेंट को साथ साथ IMF की बातें जो मान रही है उसके साथ साथ मिनिमम सैलरी 35-40 हजार रुपए करने की जरूरत है क्योंकि 60 रुपए का डॉलर आज 270 आप सही कह रहे हैं कि असल में जो पिसता है वो तो सैलरीड क्लास जो है वही पिसती है। तो आपको उनके इम्पैक्ट को दूर करना है और इम्पैक्ट उसी सूरत में साथ रहेगा। ढेडी साहब और ये मकबूल जान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम इस मौजू पे बात करें, उनका भी जरा ओपिनियन में शामिल करूं। जी और ये साहब, आई होप हम आपको सही से सुन पाए, लेकिन जो मैं बात कर रही थी कि ये
सारी जो कुर्बानियां हैं, जैसे ढेड़ी साहब भी कहते हैं मुश्किल वक्त है तो कोई बात नहीं, अच्छा वक्त भी देखा है तो मुश्किल में भी हमें साथ होना है ये वो, लेकिन ये मुश्किल वक्त का असर हुक्मरान अशराफिया पे क्यों नहीं नजर आता सर? इनकी कैबिनेट की तादाद तो वही 80 के करीब है, इनके तो जितने मामलात है वो तो वैसे ही जारी है, वो सारा मुश्किल वक्त अवाम पे क्यों आ जाता है सारा? देखें, यही तो वो कहते हैं, वो यहाँ तक हमारा मजाक उड़ाते हैं कि हम आपको एड में पैसे देते हैं, जो आपको जल्जला आए, जो आपको सैलाब आए, आपको ये देते हैं, आप उसमें से कमीशन खाते हो और पूरी दुनिया में आप बदनाम हो कमीशन खाने के अंदर। हमारा तो मामला ही बिल्कुल और का। खैर ये मैंने इस तरह बात की, मतलब समझ जाए कि पाकिस्तान का जो टैक्सेशन सिस्टम है ना जी, ये सिस्टम गरीब को चूसने के लिए, गरीब को निचोड़ने के लिए बना हुआ है। पेट्रोल क्यों हम बढ़ाते हैं? उसकी वजह यह है कि पेट्रोल जो है उसके ऊपर जब टैक्स लगता है तो 1 लीटर जो पेट्रोल डलवाता है ना जी उसमें अंदर मोटरसाइकिल के अंदर, और जो 60 लीटर टैंकी फिल कराता है वो एक ही तरह का टैक्स पे कर रहा होता है, वो एक ही तरह का इजाफा पे कर रहा होता है। ये कहाँ दुनिया के किस मुल्क में होता है? देखिए, पाकिस्तान के तो शहरों के अंदर फर्क है। डैंडी साहब जहाँ बैठे हुए हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि लाहौर के शराबिया जो है उसको टैक्स देने की आदत ही नहीं है। डॉलमन मॉल जो टैक्स देती है ना जी एक, उसके पूरे का पूरा आपका लिबर्टी और पूरे का पूरा ब्रांडेड रोड उतना टैक्स नहीं देता। ठीक, उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपकी एक हुक्मरानों ने आपको एक ट्रेडर सोसाइटी बना के आपको इस तरफ माइल कर दिया हुआ है, टैक्स की एवेजन आप करते हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉपर्टी में होती है। दुनिया में हम वो लोग हैं जो, मैं मतलब एक कनाल के घर में रहता हूँ ना, तो मैं इतना कम टैक्स देता हूँ कि जैसे मैं इस मुल्क के अंदर मतलब एक मरले के घर में रहने वाला आदमी हूँ। दुनिया में किसी जगह प्रॉपर्टी टैक्स जो है इतना थोड़ा नहीं होता, लेकिन मतलब यह है कि हमारी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट उसके अंदर हम अमीरों को चेक ही नहीं करते। एग्रीकल्चर टैक्स हम बिल्कुल नहीं लगाते। एक आदमी ने 5 करोड़ का बाग भी बेचा या एक आदमी ने 50 करोड़ का बाग भी बेचा, आपने कुछ नहीं किया, हम उनको चेक नहीं करते। टैक्सेशन का निजाम प्रोपोर्शन के साथ होना चाहिए, लेकिन और हमें यहाँ लगाना पड़ता है। लेकिन इसमें और मकबूल जान साहब, ये जो चूंकि बात हम वहां से स्टार्ट हो रही कि जो पेट्रोल की प्राइस बढ़ने की वजह से, लेकिन अगर हम ये देखें कि जैसे अब ये बात हो रही है कि रशिया से हमारा मुआहदा हो गया है, मार्च में आने लगेगा फ्यूल शायद वहां से कुछ, तो आपको लगता है कि उससे फिर कुछ सूरत हाल में बेहतरी आने की उम्मीद है? वो पेट्रोल हमें सस्ता मिलेगा तो उसकी वजह से हमें उस तरह से कॉस्ट नहीं इसकी बढ़नी पड़ेगी? पूरी दुनिया में पाकिस्तान को मुफ्त पेट्रोल मिलने लग जाए ना, उसके बावजूद भी ये टैक्स लेंगे। पाकिस्तान में आप तारीख तो उठाएं, बदतरीन लेवल पे लो हुआ है पेट्रोल। हमारे यहाँ सस्ता हुआ है कभी? ये उसका सस्ते होने का ताल्लुक ही क्या? इससे तो दुनिया में सस्ता, हमने सस्ता किया। हमारा होगा सस्ता नहीं कभी होगा। पेट्रोल के अंदर जो जार बात है, हर बंदे ने इस्तेमाल करना है। एक गरीब आदमी ने भी इस्तेमाल करना है, एक रक्शे वाले ने भी इस्तेमाल करना है, एक पराठा वाले ने भी इस्तेमाल करना है, हर बंदे ने करना है। आपको हर बंदे के ऊपर आपको पता है, आपने उसको टैक्स लगाना है, फिर उसको कहना है कौन सा हमारे घर पैदा होता है, हम तो बाहर से मंगवाना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसका पेट्रोल का बिल किस तरह का देते हैं। फिर सब आप अंदाजा करें, 22% का पेट्रोल जो है वो इस वक्त ईरान से आ रहा है। 22%, उस पर कोई टैक्सेशन नहीं, आम आदमी खरीद रहा है। मैं बलूचिस्तान में 24 साल गुजारे, आज जाके देख लें। आप क्यों नहीं उसके रेजरवायर वहां बनाते? आप क्यों नहीं बड़े बड़े रेजरवायर बना के उसके अंदर वो डालते और आगे लेके जाते? आप उसके एक लीगलाइज सूट। पाकिस्तान में 2 चीजें हैं। जिस दिन हम अमेरिका के चुंगल से निकले और हमने कहा कि हम आजादाना फैसला करना है, और जिस दिन हमने अमीर आदमी को और ब्यूरोक्रेट को और जर्नैल को और अब तो जर्नलिस्ट भी लगा लें, उनको टैक्स करना शुरू कर दिया, उस दिन ये मुल्क ठीक होगा। आप मुझे ये बताइए कि 10 प्लॉट, मैं अक्सर कहता हूँ ये 5 करोड़ की कबर है, ये 10 करोड़ की कबर है। हमने कबरें बना के रखी हुई है पाकिस्तान के प्लॉट के अंदर। कभी किसी पे टैक्स लगा कि तुम 1 साल तुमने प्लॉट जो है वो ये 5 करोड़ पाकिस्तान टैक्सेशन का निजाम बेहतर करने की जरूरत है, जो मैंने आपकी गुफ्तगू से नतीजा निकाला। लेकिन ढेडी साहब से मैं ये बात जरूर पूछूंगी, ढेडी साहब क्या ही अच्छा होता कि जब ये पेट्रोल प्राइस का इजाफा करने के लिए बताया गया, साथ ही ये बताते कि जी इसके साथ ही हमने ये 80 मेंबर की जो कैबिनेट थी इसको कम करके 25 कर दिया है, हमने जितना हम फ्यूल वगैरह में फ्री मिलता है वो हमने ख़त्म करके अब हम सोच रहे हैं कि हम खुद पैसे देंगे। और जो ये बड़े बड़े सन्नतकार जिसका इशारा किया और ये मकबूल जान साहब ने, ज़रूरी टैक्स हम आयद कर रहे हैं और ये प्रॉपर्टी टैक्स आयद कर रहे हैं उन लोगों पर जिनको एग्जम्पशंस हासिल हैं। तो फिर आम लोग भी ये सोचते हैं कि यार ठीक है, वाकई मुश्किल वक्त है, सभी इसमें आ रहे हैं और तो कुछ नहीं किया, आके कचूमर निकाल दिया। बीबी, ये जो ओरिया मकबूल जान ने बात की है 100% सही कही है, और हमें ये सब करना पड़ेगा।
आप क्या समझ रही हैं कि ये नहीं होना? ये आगे आने वाले दिनों में ये सब होगा। 1300 सीसी गाड़ी से ऊपर गाड़ी के ऊपर टैक्सेस डबल करने पड़ेंगे, एग्रीकल्चर टैक्स लगाना पड़ेगा आपको बाकी जगहों पे भी, क्योंकि आपके मसाइल क्या है इस वक्त? पाकिस्तान 700 अरब रुपए, 7000 अरब हमारी कलेक्शन है पूरे साल की, जो कि हम हासिल नहीं कर पाएंगे, और सिर्फ इंटरेस्ट की मद में 7000 अरब रुपए हम पे कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताएं कि ये पूरा मुल्क अगर हम कम से कम 14,000 अरब का रेवेन्यू टारगेट अचीव नहीं करेंगे तो हमारे मसाइल कम नहीं होंगे, और ये सब करने पड़ेंगे। 1000 गज के ऊपर या 1000 गज के बंगले के ऊपर मैं कहता हूँ ये टैक्सेस डबल करे, 2000 पे 3 गुना करे, 4000 पे 10 गुना करे, ताकि अमीर आदमियों को भी टैक्स देना पड़े, और अगर वो टैक्स नहीं देते हैं तो कम से कम अपनी स्पेंडिंग थोड़ी कम करें, ताकि हमारे इंपोर्ट के बिल के ऊपर बर्डन ना आए। तो ये सारे डिसीजन लेने पड़ेंगे। ये पेट्रोल प्राइस ये कोई बढ़ाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन उनको बढ़ानी पड़ी। अकील भाई, ये करने की जरूरत है। अकील भाई, आपके साबिक वजीर आजम से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, मौजूदा वजीर आजम भी आपकी बात को सुनते हैं। जो लोग हैं पाकिस्तान में पावर कॉरिडोर्स में, उन सब के साथ आपके कनेक्शन रहते हैं। मुझे आप ये बताएं कि जब आपको यहाँ कराची में बैठ के पता है कि मसाइल क्या हैं और उनका हल क्या है, और या मकबूल जान साहब को लाहौर में बैठ के पता है कि मसाइल क्या है और हल क्या है, तो क्या वजह हमारी अशराफिया को क्यों नहीं पता? क्या सियासी जो देखिए इमरान साहब, आपने अच्छी बात पूछी। हमारा मुल्क जो है ना, हम सियासी डिसीजन लेते हैं, मुल्क के इंटरेस्ट के डिसीजन कम लेते हैं। हमें लोगों को खुश करना है, हमें लोगों को आसाइश देनी है, हमें लोगों को सब्सिडी देनी है, फिर हमें इनसे सपोर्ट लेना है, इलेक्शन जीतना है। ओ भाई, अब ये काम छोड़ दो। पूरे मुल्क 75 साल में हमने अपने मुल्क को कहाँ पहुंचा दिया है। अब डिसीजन लो कंट्री के इंटरेस्ट में। और जो आपने कहा कि ये गवर्नमेंट के बारे में मैं नहीं कह सकता, इमरान खान से डेफिनेट वो मेरी बहुत सुनते थे, लेकिन आप ये इस गवर्नमेंट के बारे में मैं नहीं कह सकता। हो सकता है सुन रहे हो लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हमने तो उनको यही कहा था कि टैक्सेस डाले, और टैक्सेस अमीरों पे डाले और गरीबों के ऊपर टैक्स ना डाले। लेकिन पाकिस्तान में मिनिमम सैलरी कम से कम कल इनको अनाउंस कर देनी चाहिए कि 35,000 रुपए से लेके 40,000 मिनिमम सैलरी होनी चाहिए। पहले हमारे लोग बयान देते थे। वैसे माजरत के साथ जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है ना, ये मिनिमम ये कर भी देना, उसमें भी बजट बनता नहीं गरीब आदमी का। नहीं, लेकिन समीना बात ये है कि अकील भाई सही कह रहे हैं। अब देखें, मैं उनके इंटेंशन पे नहीं बात करी, लेकिन मैं उस पे बात कर रही हूं, रियलिटी चेक। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये ऐलान कर भी दें, जब हुकूमत ने जब 20,000 किया मिनिमम सैलरी, तो उसके बाद भी यहाँ देखें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी बेचारे 15-15, 16-16 हज़ार पे काम कर रहे हैं। अकील करीम ढेडी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, फर्दर भी बात करते हैं ये सारा जो क्राइसिस है इकोनॉमी का, वो कैसे आगे सियासी क्राइसिस को लिंक कर रहा है, और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मजीद माशी मसाइल के साथ साथ जो आईनी बहरान है वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। उस पर भी बात करते हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा हुआ है। इस दफ़ा एक और जो उसमें अनयूजुअल बात देखी गई वो ये कि आम तौर पर ओगरा समरी भिजवाता है और उसके बाद फिर आगे वजारत पेट्रोलियम जो है उसका फैसला करता है, नोटिफिकेशन होता है। लेकिन इस दफ़ा ओगरा बिल्कुल इसमें कोई उसका किरदार नज़र नहीं आया, और ज़रा यही बता रहे हैं कि अपने तौर पर वजारत ख़जाना में ये फैसला किया गया। तो अब फैसल चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आपको भी सर खुशामदीद, मैं इस पर आपका भी मौक़िफ़ लेती हूँ, लेकिन मैं इमरान साहब से ज़रा अंदर की खबर ले लूँ कि इमरान साहब ये ओगरा को क्यों बीच में से बाईपास करके खुद से ये फैसला कर लिया गया? उसमें उसकी बुनियादी वजह यह है कि पिछले 2-3 दिन में डॉलर की कीमतें जिस तरह से बढ़ी और जो पाकिस्तानी रुपया जिस तरह से गिरा, उससे ये सबको यकीन था कि अब पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी। तो 24 घंटे से ये हो रहा था कि लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप मालकान ने और कंपनीज ने पेट्रोल बेचना ही बंद कर दिया था। यानी अगर कोई लाइनें लंबी लग गई,
अब उससे हुकूमत जो है, हमारे वाकफान आलिया बताते हैं कि हुकूमत ने ये सोचा कि अगर इस तरह की शॉर्टेज हो गई तो जो ये पहले ही अफवाहें हैं कि कहीं मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया और ये, तो इस तरह की बात ना हो, लिहाजा उन्होंने उसका ओगरा का इंतज़ार ही नहीं किया। उन्होंने कहा खुद कीमतें बढ़ा दो ताकि फौरी तौर पे तेल की जो सप्लाई है, वो जो 3-4 दिन का बीच में मार्जिन है, कितने अरबों रुपए का फायदा हो जाएगा। वो नहीं, सुन लेना, जो पेट्रोल आया है उस प्राइस पे तो नहीं आया। समीना, असल में वो फायदा या नुकसान की बात नहीं थी, असल में ये बात थी कि पेट्रोल दस्तयाब हो जाए। लेकिन इसमें एक दूसरा रुख भी है। दूसरा रुख ये है कि इसका मतलब ये है कि हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। मैं ये कहने वाली थी, फिर तो रेट का है। हाँ देखें, अगर आप सप्लाई को बेहतर करने के लिए फौरन दबाव में आ गए और कीमतें बढ़ा दी तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है। चौधरी साहब, आपके आने से पहले जो हम पहला हिस्सा था उसमें हमने सैर हासिल इस पर डिस्कशन की है कि किस तरह से हुकूमत को ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं। इसमें हमने रिफॉर्म्स की भी बात की, कौन सी चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल आपसे थोड़ा अलग है। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अब तो सब ये बात कह रहे हैं, माहिर मईशत भी कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी कह रही हैं कि जी इस वक्त हम जिस मुसीबत में फंसे हुए हैं, IMF के पास जाना ज़रूरी है और उसके लिए शराइत पूरी करना ज़रूरी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम इस मुसीबत में फंसे क्यों हुए, कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का कि हमें ये सारी शराइत IMF की मानना पड़ रही हैं, क्योंकि ये हुकूमत तो कहती है जी ये पिछली हुकूमत के मुआहदे हैं। देखिए, बात यह है कि ये वही एक मामला है जो किसका मिफ्ता इस्माइल भी शो डालते हैं। हम और आप तो को बात करें तो वो किसी और तरीके से ली जाती है, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब क्योंकि साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हैं, IMF के पास जाने में देर कर दी है हुकूमत ने। और दो ही रास्ते थे हमेशा, जो मौशी माहिरीन हमारे ये वो कह रहे थे कि हमेशा दो ही चीज़ें हो सकती हैं कि या तो आप IMF का जो है वो प्रोग्राम लें या डिफ़ॉल्ट कर जाएं। तो हमेशा ये ज़ोर दिया जा रहा था कि IMF के ऊपर आप डिफ़ॉल्ट कर जाएं। तो मसला ये था कि जो PDM की हुकूमत है ये एक तरफ ये चाहती है कि इनको हुकूमत भी इनकी ना जाए, दूसरी तरफ ये चाहते हैं ये इसमें रिलक्टेंट रहे कि हम सियासी तौर पे कैसे नुकसान है। और अब इसका शाखसाना ये है इस देर का कि पाकिस्तान में आइन का कुछ हिस्सा अज़्व मुअत्तल हो गया है, यानी इलेक्शंस करवाने से मुतालिक जो मामलात हैं वो मुअत्तल हो गए हैं। तो जब आइन मुअत्तल होता है तो अमरीत नाफिज हो जाती है, तो जमहूरी शक्ल में अमरीत नाफिज है और ये लोग जो हैं वो इलेक्शंस की तरफ नहीं जा रहे। इसी वजह से कि जब मरियम नवाज़ कल आई तो आपने देखा कि उनका शो बहुत पुअर रहा, इवन ख़बर तक नहीं लग सकी। और जो मीडिया मैनेजमेंट के ज़रिए ये मामला किया गया, कोई नेचुरल या इंडिजिनस रिएक्शन जो है वो ऑर्गेनिक रिएक्शन आपको नहीं मिला। तो महंगाई का जो आज है इसमें जो मरियम नवाज़ का आने वाले जो दौरे हैं, इंतखाबी दौरे जिनको वो कहती हैं, तो उनको तो स्टार्ट होने से पहले ठुस हो जाएगा, क्योंकि आज इतना बड़ा इजाफा जो है एक यकलख्त किया गया है। तो आपको पता है कि इतने बड़े इजाफे का ग्रास रूट लेवल पे क्या असर होता है। ये आपकी बात से मैं इत्तेफाक करती हूँ कि ये इंतखाबी मुहिम उनकी ठूस हो सकती है, लेकिन मुझे तो इसमें कुछ और भी ठूस होता नजर आ रहा है कि ये पूरा इंतखाबी जो पूरा प्रोसेस है वही ना ठूस हो जाए। इमरान साहब, मैं यही बात करने वाली थी आगे कि जब आप इतने सख्त फैसले ले रहे हैं तो अल्टीमेटली तो वो कहते हैं फिर हम क्यों इलेक्शन में जाएं, यानी हम पहले ये फैसले करें फिर इलेक्शन में जाएं तो लोग हमें कहाँ वोट देंगे। देखिए समीना, गैब का इल्म तो अल्लाह की ज़ात को है, लेकिन कराइन ये बताते हैं कि अभी इलेक्शन का कोई मूड नज़र नहीं आता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर इन्होंने इलेक्शन में ही जाना है तो फिर इन हालात में तो जाके ना वो 100 प्याज और 100 जूते खाने वाली बात है। आप इतने मुश्किल फैसले करते जा रहे हैं और मज़ीद होंगे, और जो 200 अरब के टैक्सेस की बात की जा रही है, मिनी बजट की बात की जा रही है, तो ये जो सारे फैसले हैं ना वो इसलिए नहीं किए जा रहे कि अगर कोई इमरान खान की मकबूलियत में कमी कहीं रह गई है, कोई चांस रह गया इनकी सीट जीतने का, तो वो भी ख़त्म हो जाए। ये इसलिए किए जा रहे हैं कि बराह रास्त ये फ़िलहाल यही समझते हैं कि इलेक्शन को 1-2 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए। लेकिन फैसल चौधरी साहब क्योंकि कानूनी माहिर भी हैं, उन्होंने जो ये बात की कि ये जमहूरियत की सूरत में एक आमरीत है, तो इसमें बड़ा ये असल जो मेरे नज़दीक $1 मिलियन क्वेश्चन है वो ये है कि इसको आइनी कैसे बनाया जाएगा, कानूनी तौर पे इसकी क्या शक्ल होगी, क्या मुआशी एमरजेंसी ये लगाएंगे, फिर उसको
पार्लियामेंट में मंजूर करवाएंगे या नजरिया ज़रूरत जो हमेशा काम आता है वही इस दफ़ा भी काम आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो अगले चंद दिनों में क्लियर हो जाए। देखिए पार्लियामेंट भी इनकम्प्लीट है इस वक्त, उससे भी कोई उसकी हैसियत नहीं होगी कोई चीज़ इस तरह से अपोजिशन के बगैर अगर वो हो रही है। समीना नहीं, वो तो आपका ख्याल है ना या हमारा ख्याल है कि अपोजिशन नहीं है, वहां तो नाम ने आधा अपोजिशन बैठी हुई है। स्मॉल नंबर है ना मैं समीना जितना भी नंबर है देखिए मैं उसको अपोजिशन मान लेती हूं, बहुत वो बिल्कुल सही किस्म की अपोजिशन। इमरान साहब वो उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत पैदा हो गई है। अच्छा चलिए बताएं, खबर है तो फिर उसमें भी बड़ी दिलचस्प सूरत हो गई है आपकी इजाजत से। सर दसो ना। वो ये हुआ है कि जो पीटीआई के जो सारे इन्होंने इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं और उससे जो मखसूस नशिस्तों की जो खातीन हैं उनकी सारी लिस्ट एग्जॉस्ट हो गई है और अब इनको नई लिस्ट देनी है पीटीआई को, क्योंकि कानून के मुताबिक जितनी सीटें किसी जनरल इलेक्शन में किसी पार्टी ने हासिल की होती हैं तो उसके तनासिब से मखसूस नशिस्तें हासिल होती हैं और मखसूस नशिस्तें जो है मौजूदा अपोजिशन के साइज से बहुत ज़्यादा हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक है। भी पौड़ा पै गया ये, कितने जाइए मंजी कितने डाइए। नहीं असल बात ये है, इसका मतलब है कि अगर ये कोई नया, जो मैं थोड़ा सा समझी हूँ, इसका मतलब ये है कि अगर वो नई कोई नशिस्तों के लिए नाम मांगते हैं तो इमरान खान साहब अपनी मर्जी से उसमें जिस भी खातून को करते हैं जाके नॉमिनेट, तो वो वहां पर रियल ऑपोजिशन भी सामने नहीं, लेकिन समीना वो राजा रियाज भी नहीं वो राजा रियाज को रिप्लेस नहीं कर सकती। उसकी बुनियादी वजह देखें कि उनके पास अब है ही नहीं, जितने मेंबर्स होंगे उसी तनासब से वो खवातीन की नशिस्तें देंगी ना। अब अगर नहीं, यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ इमरान साहब। जी सर। नहीं ये आप गलत समझे हैं जी। आप गालिब हजूर अनवर मेरी बात सुने ना जी। जनरल इलेक्शन में जब कोई जितनी पार्टी जो नशिस्तें सिक्योर करती है, जब 2018 का इलेक्शन हुआ है ये क्योंकि वो असेंबली है, तो जो इलेक्शन के जो कि 2018 के इलेक्शन के रिजल्ट में ज़हूर पजीर हुई है, बिल्कुल ठीक, उसका जो रिजल्ट है वो नशिस्तें उसके हिसाब से बननी है, मौजूदा नशिस्तों के तनासब से नहीं बननी। ये आइन में लिखा हुआ है, ये कानून में लिखा हुआ है, लेकिन अगर और इससे डिविएट करना 2/3 के लिए चाहिए उसके लिए। मैं समझ गया, लेकिन चौधरी साहब अगर ये उनके रुकन रहे ही नहीं, वो सबके इस्तीफे मंजूर हो गए हैं, तो फिर उसकी क्या हैसियत होगी? वो यही तो कह रहे हैं, वो फिर भी 2018 के मुताबिक मैं यही कह रहा हूँ, वो फिर अब इमरान खान साहब नई लिस्ट देंगे उसमें। सर उसके मुताबिक भी फिर जो मखसूस नशिस्तें हैं वो उन्हीं को देनी है। बिल्कुल ठीक। तो वो कितनी तादाद बनती है कानून ये है? हाँ जी जॉर्ज साहब, कितनी तादाद बनती वो? 34। ओ तो अच्छा, ये तो फिर इंटरेस्टिंग हो गया ना, उनके वहाँ पे 20-25 लोग हैं। हाँ नहीं ठीक है, लेकिन उसमें फिर एक इंटरेस्टिंग चीज और होगी ना। यहाँ तो इंटरेस्टिंग दर इंटरेस्टिंग चीजें होती जा रही हैं। परवेज अशरफ साहब ने उनसे ओथ तो लेना है ना। किससे? अच्छा वो जो तो वो उससे पहले कोई ऐसा करके तो फिर वो देखें यहाँ यानी इमरान साहब ये बता रहे हैं, इमरान याकूब साहब खबर ये दे रहे हैं कुछ भी हो जाए आइन के ऊपर अमल नहीं होना। नहीं मैं ये कह रहा हूं कुछ भी हो जाए ऐसी है नहीं ना, जान दो। अच्छा मैं कह रहे हैं कि इसका मतलब है, मैं ये समझ रहा हूँ कि कुछ भी हो जाए तो इन्होंने अब अपनी मनमानियां करनी है, ये मैं कह रहा हूँ। इसका मतलब ये ऐसे लगा नहीं मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आप क्या समझती हैं जो हम बात कर रहे हैं वो उनके ज़हन में ये नहीं है बातें। इशू ये है इस वक्त समीना, जो सबसे बड़ी बात मुझे समझ आती है वो ये है कि गंद मजीद फैलेगा। अब गंद जब मजीद फैलेगा तो कितना, अब आप वो देखें कि वो कुव्वतें इस वक्त उनका किरदार बहुत अहम हो जाएगा कि वो कितना गंद फैलने देती हैं। जो आप गंद की बात कर रहे हैं ना, तो वो मैं यही कल जब मैं ये डिस्कशन सुन रही थी तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि जो मलिक साहब ने कहा कि भाई आइन ये तो कह रहा है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाएं, लेकिन इस पे खामोश है कि अगर 90 दिन में इलेक्शन ना हुए तो क्या होगा। तो मैं ये सोच रही थी जो आइन बनाने वाले थे शायद उनके ज़हन में भी नहीं होगा कि लोग जो इस लेवल पे भी जाके सोच रहे होंगे कि ये नहीं होना। तो वो ये गलत बात कर रहे हैं। अगर इलेक्शन नहीं हुआ और जमहूरी हुकूमत हुई तो आर्टिकल 6 लगेगा। उसका जवाब ये है चौधरी साहब आज वो होते तो अपना सर पकड़ लेते कि हमने तो जो सोचा भी नहीं था वो आइन की तशरीहात और मुशगाफियाँ उसके साथ हो रही है। लेकिन थोड़ा सा मैं जरा अपडेट ले लूँ चौधरी साहब से, फवाद चौधरी साहब के भी मामले पर।
चौधरी साहब, क्या अपडेट्स हैं? ये भी था कि उन्हें लाहौर लेके जाना है, फिर वो वापस भी लेके आना है, तो क्या आज के दिन की प्रोसीडिंग रही है और कल फिर दोबारा क्या आप लोग जा रहे हैं जमानत की कुछ दरख्वास्त दायर करने के लिए मंडे को? नहीं जी, सुबह तो फिजिकल रिमांड जब ख़त्म होगा तो उनको पेश किया जाएगा। ठीक है। तो कल जो है वो तो उधर वो उन्होंने पेश करना है और आज फोरेंसिक लेबॉर्ट्री में उनको लेके जाना था। लेबॉर्ट्री 24/7 खुली रहती है, 365 डेज ऑफ ईयर वो बंद नहीं होती। तो संडे को जो है वो जाके वो कराना चाहिए, जो भी टेस्ट कराना चाहे। आपकी तो मुलाकात हुई सर आज उनको चौधरी साहब ने ये भी कहा कि अगर वो आपने हाउस सर्च करना है तो आप आ जाएं, हाउस सर्च भी कर लें, जो आपने करना आप कर लें। तो क्योंकि उनसे ये वहाँ पे हमने भी तय किया था कि वी आर फुली कोऑपरेट करेंगे, जो आपको चाहिए हम देने को तैयार हैं। वो तो यहाँ से लाहौर का सफ़र करा रहे हैं कि हमने फ़ोटो खींचनी है कि क्या वही आदमी है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कैसे कैसे तमाशे हैं। चौधरी साहब, ये आपकी मुलाकात हुई है चौधरी साहब से, क्या उनका आपको लगा वो खैरियत से हैं, उनकी स्पिरिट कैसी है, उस पर भी कुछ बताएं। जी कोई रिसाई नहीं है, ना ख़ानदान की, ना बतौर वकील, ना बतौर भाई, ना उनके बच्चों को, ना उनकी अहलियाओं को कोई जो है वो एक्सेस नहीं है। वही होता है 2-4 मिनट जब कोर्ट में होते हैं तो 150-200 लोगों की मौजूदगी में, अगर उसको मुलाकात कहा जा सकता है, पेशी में देख लेते हैं एक दूसरे को। ठीक है, चलिए बहरहाल अल्लाह ताला उसमें बेहतरी करे। लेकिन अभी हम एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, मजीद वापस आकर कुछ बात करेंगे इंतखाबी गहमा गहमी के ऊपर। तो डाउट्स हैं कि पता नहीं ये शुरू होगी या नहीं, लेकिन मरियम साहिबा वापस आ गई है तो अब उन कुछ तो करेंगी वो आके, कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी लगता है PMLN जनरेट करने जा रही है, शायद जलसे वगैरह भी प्लान आउट कर रहे हैं। ऐसे में इमरान खान साहब अभी फ़िलहाल घर में महसूर हैं, तो कैसे ये जो इंतखाबी कैंपेन है दोनों की चलेगी, अगर चलती है तो इसके थोड़ा सा आके डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाजरीन। मरियम नवाज साहिबा वापस आ गई हैं, कमान संभाल ली उन्होंने पार्टी की और आगे उनके शायद जलसे भी शेड्यूल किए जा रहे हैं। लेकिन क्या इस माहौल में वो जलसे करेंगी, कैसे होंगे ये जलसे? खान साहब जो है वो भी इंदिया दे रहे हैं वैसे तो कि 2 हफ्ते बाद वो भी ऑन ग्राउंड आ रहे हैं, लोगों में दोबारा निकलेंगे, लेकिन जाहिर है अभी सिक्योरिटी खदशात भी हैं और वो थोड़े जख्मी भी हैं, अभी भी वो बहुत कंफर्टेबल नहीं है चलने में। तो क्या ये ऐसा लग रहा है कि एक लिमिटेड किस्म की कैंपेन होगी PTI की और मरियम साहिबा को क्या कोई फ्री हैंड मिलेगा? इस पर थोड़ी सी बात हो जाए। इमरान साहब, आपको क्या खबर मिल रही है? PMLN के ज़राए क्या बता रहे हैं? मरियम साहिबा तूलो अर्ज में पंजाब के जलसे करने का कुछ शेड्यूल तय कर चुकी है? देखिए समीना, मरियम अब वापस ही इसीलिए आई हैं, उनका जो प्रोग्राम है वो यही है कि 1 फरवरी से वो शुरू करेंगी पंजाब में, और पंजाब के तमाम अजला में वो जाएंगी, वहाँ पे जाके जलसे भी करेंगी, लोगों से मिलेंगी और कोशिश करेंगी कि पार्टी को रीऑर्गेनाइज कर सकें और पार्टी में दोबारा से कोई बयानिया या वलवला जगा सकें। इसी तरह उसके बाद उनका KP का भी प्रोग्राम है। सवाल ये है कि वो बयानिया क्या बनाएंगी और क्या उनका बयानिया बिकेगा। तो हमारे जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि वो बयानिया इस दफ़ा वही बनाएंगी जो पहले भी हम बात कर चुके हैं कि एक तो रिटायर्ड जनरल और रिटायर्ड जजेस, इनको क्रिटिसाइज करके एंटी इस्टेब्लिशमेंट, वो जो वोट को इज्जत दो पार्ट 2 हो, वो उसको वो लेके चलेंगे। और 2018 की हुकूमत जो थी उनके साथ जो उनमें जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई वो उनको हाईलाइट करेंगी। दूसरी बात ये है कि वो इमरान खान को लेके तो तोशाखाना, ममनुआ फंडिंग, फरागोगी वगैरह वगैरह इन चीज़ों को लेके वो दोबारा उन पे अटैक करेंगी। अब मामला ये है कि क्या ये चीज़ें जो हैं अवाम उसको कबूल करेंगे या मुस्लिम लीग नून का वोटर और सपोर्टर उसको किस तरह से लेके चलेगा। क्योंकि मरियम नवाज जो हैं उनका इस वक्त फोकस ये है कि वो पंजाब, क्योंकि उसको वो अपना होम ग्राउंड समझती हैं, तो इसमें दोबारा से वो अपने कारकुन को एक्टिवेट करें और सोए हुए कारकुन को जगाएं और जो उनके मामलात हैं सियासी उसको ज़रा बेहतर करें। ठीक होगा। चौधरी साहब, PTI की खबरें क्या आप हमें दे सकते हैं? वो क्या प्लान कर रहे हैं? खान साहब तो ये कह रहे हैं मैं 2 हफ्ते बाद निकलूंगा, उनकी टांग भी कदरे बेहतर हो जाएगी, वो ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी खदशात बहरहाल उनके साथ मौजूद हैं। तो क्या वो उतना फ्री हैंड के साथ कैंपेन कर सकेंगे जैसे मरियम करेंगी?
वो कैंपेन करेंगे और सिक्योरिटी खदशात के बावजूद ही उन्होंने BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा कि उनकी जान को शदीद ख़तरात हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कैंपेन करेंगे और फियरलेसली करेंगे और जब तक उनकी वो सेहत इजाज़त देती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्र में भी वो बहुत ही तवाना है, बहुत सारों से ज़्यादा वो मजबूत हैं ज़हनी तौर पे भी और फिज़िकली भी। तो मरीम नवाज़ शायद मैं समझता हूँ कि उनका जो बयानियाँ जो वो सोच के आई हैं कल के इस्तकबाल और आज की पेट्रोल डीज़ल की कीमतें बढ़ने के बाद, मेरे ख़्याल में उनका कोई भी बयानिया नहीं बिक सकेगा। ये एक थकी हारी जो कौम है, जो कि ज़ख्मी है महंगाई से, बेरोज़गारी से, पॉवर्टी से, बैकवर्डनेस से, ये मरीम नवाज शरीफ आई हैं लंदन से और अपना तमाम सामान उनके ऊपर रख के तो ख़ुद भी बैठ गई है नून लीग, जिससे अवाम का कचूमर निकलने का सामान पैदा हो गया है। और अवाम इस चीज़ को, ये हमेशा बयानिया वो बनाया जाता है जो कि अपने मुखालिफ के अपोजिट होता है। इस वक्त जो बयानिया इमरान खान साहब का है, बयानिया वही है और वही वो सोल, इन्होंने अपना जो बयानिया वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगा के इन्होंने अपनी कीमत वसूल कर ली है। अब एक चीज़ 2 दफ़ा नहीं बिकती, ये सियासत है। इस सियासत और इसमें इनोवेशंस की ज़रूरत है। अब ये पुरानी सियासत भी नहीं रही। यहाँ पे 60% यंगस्टर्स हैं, वो रोज़ाना कोई ना कोई चीज़ देखते हैं। आप अपने घर में बच्चों को देखें, वो 10 मिनट बाद बोर हो जाते हैं। दे आर सो क्विक, दे आर सो, इतनी ज़्यादा आपको वैरायटी चाहिए है उनको एंगेज रखने के लिए। आपके पास तो नारा तक नहीं है, आपके पास तो कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें लोगों को अट्रैक्शन हो। किस बात पर अट्रैक्शन है? मरीम नवाज शरीफ साहबा नवाज शरीफ साहब की बेटी है, ये तो कोई अट्रैक्शन नहीं। और उसी सियासत में को लोगों ने रिजेक्ट किया। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा जिनको टिकट दिए थे उनको भी रिजेक्ट किया। इसमें भी कोई शक नहीं कि पॉपुलर है इमरान खान साहब। इस वक्त पीटीआई का पलड़ा भारी नजर आता है, लेकिन इमरान साहब क्या पीटीआई बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही PMLN को? क्योंकि जो ज़िमनी इंतखाब हुए थे उसमें जो पंजाब के सीटों पर हुए थे उसमें बहरहाल PMLN को अच्छा खासा वोट पड़ा। ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब ये नशिस्तें जीते, लेकिन अच्छे खासे वोट PMLN को भी पड़े। और अगर आके जैसे अब खुद मरीम साहब आई हैं और अगर आने वाले दिनों में नवाज शरीफ साहब भी आ जाएं, तो आप समझते हैं कि वो जो उनका वोटर से वोटर जो थोड़ा मायूस है वो दोबारा से चार्ज हो सकता है? समीना देखें, दुश्मन को और मुखालिफ को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब अपनी मकबूलियत के अरूज पे हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि गलियाँ और जनसुजियाँ मिर्ज़ा यार फिरे और बाकी सारे जो है ना वो फोत हो गए हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ज़मीनी इलेक्शंस में इनको अच्छे वोट पड़े थे। अब अगर, लेकिन उसमें ये था जो चौधरी साहब ने बात की है, फैसल चौधरी साहब ने, देखें किसी गरीब से किसी ने पूछा कि 2 और 2 कितने होते हैं, उसने कहा 4 रोटियाँ। अब इशू ये है कि महंगाई का जो तूफ़ान है और जो मज़ीद आने वाला है उसमें फौरी तौर पे अगर इलेक्शन होते हैं तो शायद मुस्लिम लीग नून को उतना फ़ायदा ना पहुँचे। ये क्यों PDM ये सारी कोशिश कर रही है कि इलेक्शन ना हो, और PDM क्यों चाहती है कि इलेक्शन बाद में हो, ताकि इन्हें इतना वक्त मिल जाए कि ये कुछ कर दें और उसके बाद इलेक्शन में जाएं। और उस वक्त तक इनका ख्याल ये है कि शायद इमरान खान साहब के बबल में से थोड़ी सी आवाज़ निकल जाए, उनकी मकबूलियत थोड़ी कम हो जाए और इनकी कुछ बेहतर हो जाए। वैसे ये तो प्लान, ये पिछले, ये जो आपने बात की ना इस चीज़ के ऊपर, तो पिछले 10 महीने से वो यही कर रहे हैं, क्योंकि 10 महीने से इमरान खान साहब इलेक्शन मांग रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं। सवाल ये है कि ये ताखीर करने से इनको फ़ायदा हो रहा है या उल्टा नुकसान हो रहा है? समीना देखें, बात ये है कि ये कोई ताखीर नहीं है, क्योंकि ये तो असम्बलियों की मुद्दत है ना, इसमें तो आईनी तरीके से ही वो बैठे हुए हैं, उसमें आइन तोड़ के नहीं वो बैठे हुए। असल मसला ये है कि मज़ीद कैसे करेंगे। जिस तरह से IMF की बात मानेंगे और जितने टैक्सेस लगाएंगे, जितनी महंगाई बढ़ेगी, उसमें इमरान खान साहब की तो पोजीशन और बेहतर होगी। मामला ये है कि इस वक्त इनके बस में नहीं है। और मैं आपसे अर्ज़ करूं, इस वक्त अगर फौरी तौर पे इमरान खान साहब की हुकूमत आ जाए, वो वज़ीर आज़म बन जाए और असद उमर साहब वज़ीर ख़जाना बन जाए, तो वो उनके भी बस में शायद फौरी तौर पे इसका कोई जाहिर है, वो कोई कानून का खजाना तो नहीं साथ लेके आएंगे। 4 महीने के बाद आप देखेंगे यहीं बैठे हम सब लोग यही बातें कर रहे होंगे कि बड़े लुटेगे मारेंगे। लिहाजा इस वक्त सच्ची बात, लेकिन फर्क ये तो होगा ना इमरान साहब कि एक फ्रेश मैंडेट वाली हुकूमत होगी, वो आके कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी तो बनाएगी। ये तो अभी कोई पॉलिसी नहीं दे रहे, सिवाय इसके कि IMF पे चले गए, पैसे आ गए, इस्तेमाल कर लिए, फिर 2 महीने बाद चले गए, फिर पैसे आ गए। इन्होंने भी यही करना है अल्लाह की मेहरबानी से। अभी तक उन्होंने भी कोई प्लान तो नहीं किया, या तो इमरान खान साहब ने आपको कोई प्लान दिया हो कि मेरी हुकूमत आ गई तो मैं ये करूंगा।
अलमिया ये है कि सर अपोजिशन में कौन प्लान करता है? इमरान साहब पूरी दुनिया में होता है, अपना मेरा वीर होते हैं, हमेशा हुकूमत ने देनी होती है ना सर पॉलिसी। अपोजिशन की पॉलिसी पे मुल्क थोड़ी चलता है। सब पूरी दुनिया में होता है, शैडो कबीना होती है, लोग देते हैं। गवर्नमेंट ने पॉलिसी देनी है ना जी, मुआशी पॉलिसी। तो इनकी क्या पॉलिसी है? अपनी ले आओ तो अपनी खाओ तो साड़ी ले आओ, ये इनकी पॉलिसी है। देखिए ऐसे ऐसे मुल्क तो नहीं चलता। आप इमरान खान के खौफ में मुब्तला होके आप कह रहे हैं कि जी हमने इलेक्शन नहीं कराने। 4 महीने में आपने कौन सा तीर मार लेना है कि जिससे बात हो? ओनली इनका जो बैंक है वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान शायद डिसक्वालीफाई हो जाए। वो डिसक्वालीफाई हो क्योंकि उसकी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, आप नहीं हरा सकेंगे। इसको मैं अंडर एस्टिमेट की बात नहीं कर रहा, मैं तो आपको पॉलिटिकल रियलिटीज़ पे बात कर रहा हूँ कि इमरान खान इस वक्त अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो और इवन रिग भी हो जाए टू सम एक्सटेंट, आप मैसिवली रिग भी कर लें तो शायद मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि मार्जिन बहुत बड़ा है। और यही वजह है कि ये लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन इस्लामाबाद में नहीं करा सके। जो सिंध में हुआ है उसको किसी ने लोकल गवर्नमेंट में, इवन चीफ इलेक्शन कमीशनर साहब ने खुद कहा कि हमारा तजर्बा अच्छा नहीं रहा। यानी यह मुल्क पर तजर्बे करने के लिए तो नहीं आए हुए हैं। तो इशू ये है कि ये इलेक्शंस को जिस तरीके से होना चाहिए, लोगों की विल शामिल हो जाती है। एक जो फ्रेश मैंडेट वाली हुकूमत होती है उसमें क्योंकि लोगों ने वोट दिए होते हैं तो अपने वोट को जस्टिफाई करते हैं टू सम किसी टाइम के लिए। उसके बाद आपकी बात में ये बात बिल्कुल ठीक है कि पीटीआई को भी कोई एरिस्टोटल किस्म की जो है पॉलिसी तो लानी पड़ेगी। जो पहले उन्होंने किया था 6 महीने उन्होंने भी डिले किया था। इस किस्म की पॉलिसी से पीटीआई नहीं चल सकेगी और इस वक्त और पीटीआई को होमवर्क जो है वो करने की ज़रूरत है। और उनको जो मतलब मैं तो इस बात का बिल्कुल एडवाइस करूंगा खान साहब को कि आप वो एज ए फ्यूचर गवर्नमेंट की भी कोई पॉलिसी और बात करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन चौधरी साहब आप अपनी एडवाइस तो ठीक है दे रहे हैं, लेकिन जो वो हालात और वाक़यात जो खबरें हैं वो तो कुछ और हैं। ये खबरें मार्केट में चल रही हैं कि जी 5 ममालिक ने भी कह दिया है कि इमरान खान साहब अनएक्सेप्टेबल हैं। फिर कुछ आए हैं लोग, उन्होंने भी आके बताया है कि जी नहीं, कुछ भी हो इनको मैनेज करें। बिलावल साहब अपने तौर पर ये ऐलान कर रहे हैं कि जैसे वो अगली हुकूमत बनाने जा रहे हैं, और वो तो ये भी बता रहे हैं कि वो मखलूत बनाएंगे भले वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी हो। तो ये चीज़ें तो कुछ और ही इंडिकेट कर रही हैं। बात यह है जी कि आपने प्लान बी जो लाना होता है, या ये 5 मुल्क कह रहे हैं, ये तो कोई भी बात तो करने वाली तो नहीं है, ना अखलाकी तौर पे, ना ये सफारती तौर पे, ना ये कानूनी तौर पे इसकी कोई जस्टिफिकेशन है या इसको कोई बंदा जस्टिफाई कर सकता है कि 5 मुल्क कौन ममालिक हैं। फिर साइफर वाली बात इमरान खान की दुरुस्त साबित हो रही है। फिर तो ये जो बात कह रहे हैं कि तो वो जो अपना साइफर वाला मामला है उसको ये कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। ये तो जिसको ये सारी जुटलाते हैं, अगर ये 5 ममालिक बात कर रहे हैं तो वो तो एक ही बात कर रहे थे, आपने 5 कर दिया, यहाँ पे 5 हो गए, तो फिर तो उनकी इमरान खान की बात 100% दुरुस्त है, फिर तो उसमें शक की गुंजाइश नहीं। और अगर ये होता है तो फिर पाकिस्तान कोई गैर मुल्की कॉलोनी थोड़ी है, एक फ्री इंडिपेंडेंट मुल्क है। अपना डिसीजन पाकिस्तान के अवाम ने लेना है, और यही तो लड़ाई है कि आप बाहर के मुल्क से आजादी का बयानिया है जो इमरान खान साहब लाएंगे या अवाम की मर्जी से। इमरान साहब को भी सुनते हैं। असल बात ये है कि 5 मुल्क हों या 50 हों, भाई हमने अगर उनकी डिक्टेशन लेके ये काम करना है तो फिर आप क्यों इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहती हैं? फिर तो इमरान खान सही कहते हैं कि ये बनाना रिपब्लिक बन चुका है, फिर तो आप जो उनकी बात हो वो मान लें। लेकिन ये बात देखिए, इस तरह के मफरूज़े जो होते हैं ना वो हमेशा मार्केट में होते हैं। बाज़ दफ़ा टेस्टर भी छोड़े जाते हैं कि नब्ज़ चेक की जाए, टेम्परेचर चेक किया जाए कि अवाम सोच क्या रहे हैं। लेकिन मैं अब आपको एक बात बता दूं, इमरान खान का साइफर का बयानिया झूठा था या सच्चा? आप ये देख लें कि उसने एक चीज़ क्लियर कर दी है कि पाकिस्तानी अवाम अब गैर मुल्की मुदाखलत बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। लिहाजा आप इस बात को भूल जाएं कि इमरान खान ने वो क्या किया, इमरान खान ने सियासी स्टंट किया या सच बताया। अवाम का टेम्परेचर सामने आ गया। अवाम अब भी वो 5 मुल्क या 50 मुल्क, उनकी बात अगर होगी तो अवाम सड़कों पे, सियासतदान तो नहीं ला सके,
अवाम अपने आप आ जाएंगे, फिर कोई नहीं रोक सके। चलें जी, देखते हैं जी क्या वाकई अवाम सड़कों पे निकलेंगे। पता नहीं मामलात पर निकले या निकलें, लेकिन जो महंगाई का तूफान आ रहा है उससे अलबत्ता ये खदशात ज़रूर अब मंडलाने लगे हैं कि लोग शायद अब बेबस होते चले जा रहे हैं। उनके सब्र का पैमाना वाकई लबरेज हो चुका है। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।